Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम चर्चा करेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, स्वास्थ्य से संबंधित हम चर्चा करेंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी ये फीमेल सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट का जो पेपर होना उनके लिए क्या है आपकी एक रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पीछे हमने 2 वीडियो जो आपको फीमेल सुपरवाइजर की दी है, आप बच्चों का अपार प्यार प्रेम स्नेह हमें मिला है, उसके लिए हम दिल से क्या करते हैं, आप सब बच्चों का धन्यवाद करते हैं। उन दोनों क्लासों की आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी गई है ब्रिजपाल सर के द्वारा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है GK जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करो और वहाँ से वो PDF क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भारत सरकार के, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में क्या करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपसे कई बार कहा है भी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी। ठीक है भी, अगर पसंद ना आए तो आप शेयर मत किया करो। ठीक, तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, किससे जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया था स्वास्थ्य से जैसे जिक्र किया भी, स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य संबंधी जैसे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए जब हम जिक्र करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, सबसे पहले तो आपको मंत्री के बारे में ध्यान होना चाहिए भी, स्वास्थ्य मंत्री कौन है। केंद्र में आपको ध्यान होना चाहिए भी, केंद्र में कौन है और राज्य में कौन है भी। ठीक है भी, केंद्र में जब हम जिक्र करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जो आपके हैं वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। हर्षवर्धन है, ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, आपके बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और कहां से सांसद है, ये आपके चांदनी चौक से भी, कहां से, चांदनी चौक से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, उसके बाद में राज्य हरियाणा का जैसे हम जिक्र करें तो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन, आपके अनिल विज है भी। क्यों है अनिल विज, यानी अनिल विज जो है वो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्रालय भी है इनके पास और आयुष मंत्रालय भी है। कौन सा है, आयुष मंत्रालय भी है। और खासकर स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित अगर हम बात करते हैं वो मंत्रालय भी किसके पास है, अनिल विज के पास है। अनिल विज कहां से विधायक, आपको ध्यान होना चाहिए अंबाला कैंट से भी। कहां से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंबाला कैंट से क्या है आपके ये विधायक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अनिल विज हरियाणा में वर्तमान समय में गृह मंत्री भी है, वर्तमान समय में गृह मंत्री। अब जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का हमने जिक्र किया तो एक आयुष मंत्रालय और जोड़ दिया है गए, आयुष मंत्रालय। पूछा जा सकता है आयुष जो मंत्रालय है किसके अधीन काम करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, परंतु आयुष मंत्रालय के भी क्या है वर्तमान समय में मंत्री है भी। कौन है, जैसे पूछे आपसे आयुष मंत्रालय के जो मंत्री केंद्र सरकार में जैसे जिक्र करते हैं, यानी राज्य में तो मैंने जिक्र कर ही दिया था भी अनिल विज है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र करें, चाहे आयुष मंत्री का जैसे जिक्र करें या चिकित्सा शिक्षा से संबंधित हम जिक्र करें। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री आपके हर्षवर्धन है और आयुष मंत्री का हम जिक्र करें तो श्रीपद नायक है भी। क्या है, श्रीपद नायक भी। ठीक है भी, पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंध रखते हैं, गोवा से भी। ठीक है भी, यानी उत्तरी गोवा से क्या है ये सांसद है, उत्तरी गोवा से ये सांसद है। और हाल ही में अगर आप चर्चा करो तो ये चर्चा में थे भी, यानी हाल ही में आपने अखबार वगैरह उठा के देखे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे श्रीपद नायक, आपको ध्यान होना चाहिए कर्नाटक में एक सड़क दुर्घटना हुई थी भी, सड़क दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उस सड़क दुर्घटना में श्रीपद नायक की पत्नी और उसका PA जो है, निजी सचिव है, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है भी, हाल ही की अभी जैसे बात करते हैं तो ये चीज आप पढ़ो, परंतु श्रीपद नायक क्या है, बच गए थे, इनके स्वास्थ्य में क्या है, सुधार है। तो ऐसी चीजें पढ़ा करो भी। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है भी क्या घटनाएं घटी है, किसके साथ घटी है, उनके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र भी क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें और जैसे जिक्र करते हैं, अब थोड़ा सा हम इस चीज पर बात करें भी क्या चीज है स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आपको जरूर ध्यान होना चाहिए।
अब चिकित्सा शिक्षा का जैसे जिक्र करते हैं भी, क्या है आपका चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान भी, अनुसंधान निदेशालय भी, क्या है निदेशालय। अब देखो ये जो विभाग है आपका चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय जो है आपका, ये पहले किसके अधीन होता था, जैसे जिक्र करते हैं स्वास्थ्य विभाग के। किसके अधीन होता था, स्वास्थ्य। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग का जैसे जिक्र करते हैं। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा, यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को स्वास्थ्य विभाग से अलग एक निदेशालय के रूप में कब अलग किया गया था, यानी स्वास्थ्य विभाग और इनको दोनों को अलग कब किया गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 8 जनवरी 2009 को, 2009 इंपोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। 8 जनवरी 2009 को स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं एक अलग कर दिया था, परंतु स्वतंत्र रूप से जो इसकी स्थापना का जैसे जिक्र करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से इसका संशोधन करके जो इसको स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, ये आपका 4 सितंबर 2014 को, 4 सितंबर 2014। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, 4 सितंबर 2014 को संशोधित करके एक अलग विभाग के रूप में इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा पूछा जा सकता है भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किसका हम पालन कर रहे हैं, स्वास्थ्य नीति 2017 का हम पालन कर रहे हैं। किसके, 2017 इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जैसे शिक्षा नीति का हम जिक्र करते हैं ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 पे पहले अनुसरण करते, परंतु हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी आ गई आपकी, 2020 का जैसे जिक्र करते हो। तो इसी तरीके से आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हो सकता है जिसे स्वास्थ्य से हम जिक्र कर रहे हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है भी, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब बनाते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। सैकड़ों बार एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एचएसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी, क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को भी। 7 अप्रैल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की भी। किसकी स्थापना हुई थी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी कब, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। WHO के सदस्य देशों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कितने इसके सदस्य देश है, 193 सदस्य देश हैं। यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं। और WHO के भी सदस्य देश कितने हैं, 193। मुख्यालय पूछा जा सकता है भी, कहां पर इसका मुख्यालय है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे जिनेवा का हम जिक्र करते हैं, WHO में कितने सदस्य देश है, 193। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार है क्वेश्चन। अब अगर पूछिए आपसे भी हरियाणा का जैसे वित्त बजट जो पेश किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल। क्यों, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अगर पूछिए आपसे भी हरियाणा का स्वास्थ्य बजट 2020-21 में कितना था भी, हरियाणा का जो वित्त बजट पेश किया गया था 2020-21 का, आपको ध्यान होना चाहिए 2020 में, यानी हरियाणा का वित्त बजट जैसे देखते हैं भी, हरियाणा का वित्त बजट का जैसे जिक्र करते हैं, वित्त बजट किसने पेश किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल खट्टर ने। आपको ध्यान होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और एक वित्त मंत्री के, यानी मुख्यमंत्री एक वित्त मंत्री के बतौर क्या किया था, हरियाणा में बजट पेश किया था। ये चीज भी आपको क्लियर, ठीक है भी, प्रथम बार ये चीज आपको क्लियर, यानी प्रथम है CM जो है प्रथम बार क्या है, वित्त बजट पेश किया था, वित्त बजट। क्यों, क्योंकि CM जो आपके हैं वो क्या है, वित्त मंत्री है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा के इतिहास में ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, ये चीज आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वित्त बजट का जैसे वित्त जो
बजट जो पेश किया था उसमें स्वास्थ्य बजट का हम जब जिक्र करते हैं, पूछा जा सकता है भी स्वास्थ्य बजट कितना था इसमें, तो इसमें स्वास्थ्य बजट जो 2020-21 के अंदर जो था आपका 2020-21 में ये जो था आपका 63.75 करोड़ भी, यानी 6533.75 करोड़ क्या था, ये बजट था भी। अगर जैसे जिक्र करें लमसम तरीके में तो आपका पिछला जो बजट था यानी 2019-20 का जो बजट था उस बजट से लगभग 23% क्या है, अधिक है। 6533.75 करोड़ जो आपका स्वास्थ्य बजट है भी, क्या है ये आपका स्वास्थ्य। देखो वित्त बजट में भी अलग अलग जो बजट निर्धारित किए जाते हैं भी, इतने रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाएंगे, इतने पैसे स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए जाएंगे, इतने पैसे अलग अलग जो इंडस्ट्री के लिए जो खर्च किए जाएंगे, उसी में से अगर हम स्वास्थ्य बजट का हम जिक्र करते हैं तो 6533.75 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। यानी पिछले बजट 2019-20 के बजट से लगभग 23% क्या है, ये अधिक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है भी प्रथम बार है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, और मुख्यमंत्री पद के साथ इनके पास कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और बजट पेश कौन करता है, वो वित्त मंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा का बजट पेश किया था। कब किया था ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। 28 फरवरी 2020 को। कब? 28 फरवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या है, बजट पेश किया था। टेब के द्वारा आपको ध्यान होना चाहिए, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर स्वास्थ्य विभाग का जब हम जिक्र करते हैं, अगर आपसे पूछ ले भी जिला स्तर के ऊपर जिले की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, ठीक है भी। यानी अगर आपसे पूछे जैसे सिविल सर्जन का हम जिक्र करते हैं भी, किसका जिक्र करते हैं, सिविल सर्जन होता है भी। सिविल सर्जन जो होता है, सिविल सर्जन जो होता है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सिविल सर्जन होता है ये जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख होता है। क्या है? जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख भी, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपके भी, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, तो आपका सिविल सर्जन होता है भी। क्या होता है? सिविल सर्जन होता है, जिला की सेवाओं का प्रमुख होता है। जब भी कभी किसी के ऊपर छापा जब लगते हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो घटनाएं होती है, खासकर किसी हॉस्पिटल के ऊपर छापा मारना हो, तो किसके, सिविल सर्जन की अधीनस्था में किया जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अपने अधीन काम कर रहे सभी श्रेणी कर्मचारियों को, प्रशासन को देख रेख करना भी इनका क्या है, कर्तव्य है, काम है। और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करना भी इनका क्या है, कर्तव्य है भी। उनको भी क्या करवाते हैं, अपने अधीन जो कर्मचारी, अपने अधीन जो डॉक्टर हैं, उनसे क्या करवाते हैं, पूरा करवाते हैं। उसके बाद में एक आपको ध्यान होना चाहिए, एक सीएमओ होता है भी। क्या होता है? सीएमओ का जैसे जिक्र करते हैं, नंबर 2 जैसे लिख सकते हो आप, सीएमओ, ठीक है भी। यानी सीएमओ का जैसे जिक्र करते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर का जैसे जिक्र करते हैं, तो सीएमओ होता है ये सिविल हॉस्पिटल का प्रमुख होता है भी। यानी सिविल हॉस्पिटल का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, आपका सीएमओ होता है। सिविल सर्जन जो देखता है वो जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को देखता है, जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसको जो इसे रिपोर्ट करते हैं, सीएमओ जो रिपोर्ट करेगा वो सिविल सर्जन को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 3 नंबर पर जैसे आप पढ़ सकते हो, 3 नंबर पर होता है आपका वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी। क्या होता है? वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। जैसे आपने पढ़ा होगा सिविल हॉस्पिटल का जैसे जिक्र करते हैं, एक सीएचसी जैसे जिक्र करते हैं, हम सीएचसी करते हैं ना, सीएचसी यानी सीएचसी जो प्रमुख होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जब हम जिक्र करते हैं, पूछा जा सकता है भी सीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो प्रमुख होता है वो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होता है। और जितनी भी सीएचसी के अंदर जो घटनाएं होती है, जो कार्यक्रम जो होते हैं, कार्य जो विधि होती है, उनकी रिपोर्ट किसके पास भेजता है, ये सिविल सर्जन के पास। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं चिकित्सा अधिकारी होता है भी। 4 नंबर आप क्या लिखोगे, चिकित्सा अधिकारी भी। चिकित्सा जो अधिकारी होता है ये जो प्रमुख किसका होता है, पीएचसी का भी। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, प्राइमरी
हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होता है, इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? आपका चिकित्सा अधिकारी होता है। कौन होता है? चिकित्सा अधिकारी। तो ये श्रृंखला सी थोड़ी सी आपको ध्यान होना चाहिए भी। सीएचसी के प्रमुख कौन होते हैं, पीएचसी के प्रमुख कौन होते हैं, सिविल हॉस्पिटल होते हैं उसके प्रमुख कौन होते हैं, और जिला स्तर के ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं को देखने का कौन काम करता है। ये चीज आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया चीजें हैं, ऐसी चीजें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की भी इसमें क्या है? योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत बीमा योजना है, इंद्रधनुष योजना है, उन योजनाओं के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने लाजमी है। ठीक है भी। जैसे जिक्र किया है स्वास्थ्य संबंधित योजना, सबसे पहले तो आपको ध्यान हो, हम जिक्र कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी योजना भी, स्वास्थ्य संबंधित योजना भी। और इस योजना में जो हम जिक्र कर रहे हैं वो पहली योजना है आपकी कौन सी? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना भी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना भी, बीमा योजना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसके बारे में। ABY भी, ABY क्या होता है? ABY के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है भी ABY क्या होती है, यानी ABY का मतलब होता है आयुष्मान भारत योजना भी, आयुष्मान भारत योजना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक बीमा मिलता है भी, 5 लाख रुपए तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी 5 लाख रुपए तक क्या मिलता है? इसमें बीमा मिलता है भी। हरियाणा का मैं जैसे जिक्र करूंगा, हरियाणा में एक महिला को इस योजना के तहत लाभ मिला है, तो 5 लाख रुपए तक क्या मिलता है? बीमा मिलता है। कहीं पर भी जैसे इलाज करवा सकते हैं, खास करके बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग हैं उन लोगों के लिए। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, उनका गोल्डन कार्ड बनता है भी। क्या बनता है? गोल्डन कार्ड बनता है। उस कार्ड के आधार पर भी क्या करवा सकते हैं? वो इलाज करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत में कब लॉन्च हुई थी, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यानी भारत का जैसे जिक्र करते हैं तो भारत में 1 अप्रैल 2018 को भी, 1 अप्रैल 2018 को, और हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा में तो 15 अगस्त 2020 को भी, 15 अगस्त 2020 को। अब 15 अगस्त 2020 में जिसे जिक्र करते हैं लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2000, भारत में 2018 में जिसे जिक्र करते हैं, और हरियाणा में 15 अगस्त 2020 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए ये योजना है भारत सरकार की योजना है भी। किसकी है? भारत सरकार की भी। आप सब बच्चे जानते हैं शिक्षा का जैसे जिक्र करें हम, शिक्षा है, स्वास्थ्य का जैसे जिक्र करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसे विषय है जो समवर्ती सूची के विषय हैं भी। किसके विषय हैं? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ध्यान करना, पूछा जा सकता है स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, या समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य का जब हम जिक्र करें, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। तो हम जैसे भारत सरकार की ये योजना है, राज्यों में भी क्या है? ये लागू है। भारत में जैसे जिक्र किया था, हरियाणा में जैसे हमने जिक्र किया था। अब हरियाणा का जैसे जिक्र करें तो हरियाणा में सबसे पहले इसका जो इस योजना के तहत, यानी इस बीमा पॉलिसी के तहत क्या मिला है? लाभ मिला है भी। अब लाभ लेने वाली कौन है? आपकी मौसमी नामक महिला है भी। कौन है? आपकी मौसमी भी। और किस जिले से संबंध रखती है? ये घिसियारपुर गांव है भी। क्या है आपका? घिसियारपुर करनाल भी। ठीक है भी। घिसियारपुर करनाल की एक महिला है मौसमी, इसने क्या है 9,000 रुपए भी, कितने हजार रुपए? 9,000 रुपए इस योजना के तहत प्राप्त किए हैं। यानी हरियाणा में आपसे पूछे भी आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत प्रथम लाभार्थी कौन है, प्रथम लाभ किसको मिला है, तो वो कौन है? आपकी मौसमी है। किस गांव की है? घिसियारपुर करनाल गांव की है। आपको ध्यान हो 17 अगस्त का जैसे जिक्र करते हैं, 17 अगस्त 2020 को इनको क्या हुआ था? बच्चा हुआ था। कहां पर है?
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में भी। कहां पर हुआ था? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में हुआ था। और 31 अगस्त को भी 31 अगस्त को क्या है, जो 9,000 रुपये राशि इसके खाते में डाल दी गई भी, बीमा की जो राशि है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जा सकता है भी हरियाणा में प्रथम लाभार्थी कौन थे जिसको इसका लाभ मिला था? मौसमी किस जिले से संबंध रखती? करनाल से। किस हॉस्पिटल में उसने बच्चे को जन्म दिया था? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। कब जन्म दिया था बच्चे को? 17 अगस्त को भी। कब उसके खाते में डाल दी गई थी पेमेंट जो है? वो 31 अगस्त को। ये चीजें आपको सभी की सभी चीजें क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो योजना है आपकी स्वास्थ्य वाहन सुविधा भी, यानी हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सुविधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस का जिक्र करते हैं ना, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं जो मिलती है वो इसी योजना के तहत भी। अब कोई भी साधन हम अपना लेके जाए तो किराया लगता है ना, पूरा किराया लेते हैं, परंतु हरियाणा सरकार की जैसे जिक्र करते हैं एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत अगर एम्बुलेंस को जो हम लेके जाते हैं, घर लेके जाएं, तो उसका क्या है, किराया कम लगता है। आपको ध्यान होना चाहिए, क्या नाम है? हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सुविधा भी, हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सुविधा है। ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए आपातकालीन स्थिति में भी, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति का जैसे जिक्र करते हैं, कैसे होती है आपातकालीन स्थिति? जैसे जिक्र कर सकते हैं हम गर्भवती महिलाएं। ठीक है भी, गर्भवती महिलाओं का जैसे जिक्र करते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जैसे बच्चा पैदा होने वाला है, प्रसव पीड़ा हो रही है किसी महिला को, उस महिला को लेके जाना है, या कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है उस मरीज को लेके जाना है, या जैसे बीपीएल परिवार का हम जिक्र करते हैं, बीपीएल परिवार जो है, ठीक है, बीपीएल, या फिर जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है और उनके जो परिवार है। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आपातकालीन स्थिति में ये स्थिति है खास करके गर्भवती महिलाओं का, जैसे मैंने जिक्र किया था प्रेगनेंसी का, यानी प्रसव पीड़ा के दौरान उन महिलाओं को इसकी सहायता मिलती है। बीपीएल जो परिवार है और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके जो परिवार है, और सड़क दुर्घटना में घायल मरीज है उनके लिए तो क्या है, ये निःशुल्क है भी। क्या है? निःशुल्क। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताया उनके लिए निःशुल्क है। और आम आदमी का जैसे जिक्र करते हैं, आम जैसे यानी आपातकालीन जो स्थिति न हो उनके लिए 7 रुपए भी प्रति किलोमीटर, भी 7 रुपए प्रति किलोमीटर। ये चीज आपको पूछा जा सकता है भी, हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सुविधा जो मिलती है वो कितने रुपए प्रति किलोमीटर मिलती है? तो 7 रुपए प्रति किलोमीटर, भी 7 रुपए प्रति किलोमीटर। ये चीज आपको क्लियर होना। आपातकालीन स्थिति में हो तब तो कोई पैसा नहीं लगता, परंतु अन्य अगर किसी को लेके जाना हो, फतेहाबाद से अगर पीजीआई रोहतक लेके जाना हो, इमरजेंसी ना हो, तो उसको 7 रुपए प्रति किलोमीटर पे करना पड़ता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे इससे, इंद्रधनुष। क्या है आपकी? इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष भी आपको ध्यान होना चाहिए। इंद्रधनुष के रंग 7 होते हैं। उसी तरीके से जो देश में फैली हुई 7 तरह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया गया था। भी क्या चलाया गया था? एक टीकाकरण अभियान चलाया गया था व्यापक स्तर पर। क्या चलाया गया था? व्यापक स्तर पर। तो ध्यान हो, मिशन इंद्रधनुष भी। क्या है? मिशन इंद्रधनुष, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना भी। मिशन इंद्रधनुष का जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। पूछा जा सकता है अभी कोई भी जो योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन है, भी किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये महिला, हम जिक्र करें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे क्या है ये मिशन इंद्रधनुष, जैसे मैंने बताया था ना भी 7 जो रंग होते हैं इंद्रधनुष में, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसी तरीके से देश में फैली 7 तरह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया गया है? टीकाकरण किया गया है। क्या किया गया है? टीकाकरण किया गया है। यानी पूछे हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं भी, हरियाणा में जो इंद्रधनुष जो चला था,
ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, एचएसएससी ने एक बार इस क्वेश्चन को पूछा भी था। हरियाणा के सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित, यानी अप्रतिरक्षित जिनको टीका नहीं लगा था, या आंशिक रूप से ये कह दे भी इनको तो टीका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को क्या किया गया था, प्रतिरक्षित किया गया था। क्या किया गया था, प्रतिरक्षित। उनको क्या लगे थे, इंजेक्शन लगे थे भी, क्या लगे थे, इंजेक्शन लगे थे। 7 जो खतरनाक जो बीमारियां थी उन बीमारी, अब जैसे 7 रंग जो मैंने बताए थे, ये 7 तरह की क्या है, जानलेवा बीमारी है भी। यानी इंद्रधनुष का जो मतलब क्या है कि 7 तरह के देश में फैली 7 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। पूछिए आपसे भी मिशन इंद्रधनुष है क्या, तो इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह देश में फैली 7 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन इंद्रधनुष से अभियान चलाया गया था। अब 7 बीमारियां हो सकता है आपसे कोई 2 बीमारियां दे भी, निम्न में से मिशन इंद्रधनुष के अंदर कोई बीमारी शामिल नहीं थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 कौन सी बीमारी थी जैसे जिक्र करते हैं, तो आपकी बलगम है, बलगम, डिप्थीरिया का जैसे जिक्र करते हैं, डिप्थीरिया है। उसके बाद में आपकी टिटनेस है, टिटनेस के बाद पोलियो, पोलियो के बाद हम तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, तो ये जो है ये 7 प्रकार की क्या है, घातक बीमारियां हैं। इन बीमारियों से निजात पाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। अगर जिक्र करें मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण का, जैसे जिक्र करते हैं प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया था, टीकाकरण किया गया था। यानी पूछिए आपसे मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण में कितने वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण किया गया था, तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों का क्या किया गया था, टीकाकरण किया गया था। ये चीज आपको, यानी बच्चों के साथ जैसे 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जैसे जिक्र कर सकते हैं, गर्भवती महिलाओं का क्या किया गया था, टीकाकरण किया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूछे तो मैंने जैसे जिक्र कर ही दिया था भी, मिशन इंद्रधनुष जो है ये भारत सरकार की योजना है भी। किसकी है ये, भारत सरकार की योजना है, आपको मैंने बता ही दिया। परंतु भारत सरकार की योजना है तो ये राज्यों में भी लागू होगी। क्या होगी आपकी, ये राज्यों की लागू होगी। भारत सरकार की योजना है, जिक्र किया था किस मंत्रालय के अधीन आती है, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आती है। और सभी बच्चों का क्या किया गया था, टीकाकरण। अब आपसे पूछे भी मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान हो 25 दिसंबर 2014 को भी, 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस जो बनाते हैं ना हम, सुशासन दिवस के ऊपर इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। यानी 25 दिसंबर 2014 को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के ऊपर क्या किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का जैसे मैंने जिक्र किया था, समवर्ती सूची का क्या है, ये एक विषय है स्वास्थ्य जो है, इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए। इसके ऊपर कानून क्या बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बीमारियां जो आपको 7 तरह की जो बीमारियां बताई हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। हो सकता है 4 ऐसी बीमारियां दे और आपको कहे भी निम्न में से कौन सी बीमारी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत शामिल नहीं की गई थी, उस टीकाकरण के अंतर्गत शामिल नहीं की गई, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बलगम का, पोलियो का, डिप्थीरिया, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ये खसरा आपसे पूछा जा सकता है, खसरा और रूबेला की हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी खसरा व रूबेला की हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो खसरा व रूबेला की हरियाणा में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपकी रहेगी मनु भाकर। कौन रहेगी, मनु भाकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। उसके बाद में जिक्र करते हैं NHM के बारे में। NHM इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान करना। यानी NHM का मतलब क्या होता है, नेशनल हेल्थ मिशन भी। ठीक है, हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था, 2005 में भी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही 2 आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो आता है NRHM और एक आता है आपका NUHM भी। ठीक है भी,
यानी एक तो क्या होता है, पूछा जाएगी, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। एनआरएचएम मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन का जैसे जिक्र करते हैं। और एनयूएचएम का जैसे जिक्र करते हैं तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब 2005 में जब ये शुरू हुआ था ना एनएचएम, तब तो क्या था, इसके अंतर्गत सिर्फ एनआरएचएम था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। ग्रामीण अंचल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, इसका औचित्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ग्रामीण अंचल में क्या है, दूर दराज के जो क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तकनीकी से बेहतर तरीके से नहीं पहुंचाई गई थी, इन योजनाओं के तहत वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंचाना, इसका क्या था, उद्देश्य था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 12 अप्रैल 2005 में 12 अप्रैल 2005 को आपको ध्यान होना चाहिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। परंतु बाद में इसके साथ फिर और जोड़ दिया गया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जोड़ दिया गया था। कब जोड़ दिया गया था, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 2013 में भी। कब जोड़ा गया था, 2013 में। इंपॉर्टेंट है, पूछे भी एनआरएचएम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कब इसकी जोड़ा गया था एनएचएम के अंतर्गत, और एनयूएचएम कब जोड़ा गया था। फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने तो हमेशा आप बच्चों को कहा है भी जितना हो सके आप इन फुल फॉर्मों का प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल एक बार आप याद करो, उसके बाद में मैंने एक ट्रिक आपको बताई हुई भी, किस तरीके से रोड पे जा रहे हो, आपको कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी कोई नाम आपको शॉर्ट में दिखाई दे, तो उसका आप फुल फॉर्म बनाना सीखो। सपोज करो बोर्ड लग रहा है बीए एमए, तो बीए की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट, एमए की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट। इस तरीके से अपना रिवाइजन हमेशा करते रहोगे। चलते भी हुए में भी क्या सीखना है, जीके सीखनी है, जीके पढ़नी है, ताकि हमारा क्या हो, संपूर्ण विकास हो। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, जैसे मैंने उद्देश्य बताया था अभी, दूर दराज की जो क्षेत्र है ग्रामीण अंचल में, इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए शिशु मृत्यु दर को भी जैसे जिक्र करते हैं, शिशु मृत्यु दर को कम करना भी, शिशु मृत्यु दर को कम करना भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी शिशु मृत्यु दर को भी क्या करना था, इसका कम करना था। जनसंख्या वृद्धि को भी इसका रोकना, इसका क्या था, काम था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी शिशु मृत्यु दर को भी क्या है, कम करना है, और जनसंख्या वृद्धि दर का जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शिशु मृत्यु दर को रोकना, और खास करके प्रसव पीड़ा के दौरान माताओं महिलाओं की जो मृत्यु होती उसको रोकना भी इसका क्या था, उद्देश्य था। अब एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर का जिसे जिक्र करते हैं हरियाणा में, जिसे आप जिक्र कर सकते हो भी, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है भी। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हरियाणा में जो शिशु मृत्यु दर पहले कितनी थी, 41 थी। पहले कितनी, अगर 2014 का जब हम जिक्र करते हैं, 2014 में हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 41। यानी 1000 जो बच्चे जन्म लेते थे उसमें से 41 की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। परंतु 8 मई 2020 का अगर हम जिक्र करें, 8 मई 2020 को आंकड़े आए थे, 41 से घटकर कितना हो गया, 30 भी। यानी 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें से 30 बच्चों की मृत्यु होती है। यानी इतनी हमने क्या की, इस क्षेत्र में उन्नति किया है। कहाँ 41 थे, 41 से घटकर कितने हो गए, 30 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र कर रहे थे हम यहां पर, और भी आप जैसे पढ़ सकते हो, एक तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन चीजों के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें भी, हाल ही में हरियाणा के जैसे स्वास्थ्य मंत्री का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री में, स्वास्थ्य मंत्री ने जो आशा वर्कर है जैसे जिक्र करते हैं, आशा वर्कर भी, ठीक है, आशा वर्कर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। यानी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूछा जा सकता है भी, क्या कहेंगे इसको, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी, ठीक है, पूछा जाएगा भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसे कहा जाता है, तो आपकी आशा वर्कर को कहा जाता है भी। तो आशा वर्कर के लिए हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आशा पे एंड्रॉइड ऐप का शुभारंभ किया है भी, आशा पे एंड्रॉइड पे का भी, ठीक है भी, ये ऐप का क्या किया है, शुभारंभ किया है। यानी आशा पे एंड्रॉइड ऐप से
अब जितनी भी हरियाणा की जो आशा वर्कर है उन आशा वर्कर के खाते में क्या है, भुगतान हो जाएगा। डिजिटल भुगतान के लिए भी क्या है, ये पूछा जा सकता है। आशा पे एंड्रॉइड ऐप किसने लॉन्च की? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। आपको ध्यान होना चाहिए डिजिटल भुगतान के लिए भी आशा वर्करों का जो मानदेय है उसका जो भुगतान होगा वो कैसे होगा, डिजिटल होगा भी। क्या होगा, डिजिटल भुगतान होगा। और अगर पूछिए भी हरियाणा में आशा वर्कर है कितनी, तो 20,268 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हरियाणा में आशा वर्कर कितनी है, तो 20,268 आशा वर्कर है। इनका जो क्या है डिजिटल भुगतान होगा, उसी के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या है आशा पे एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किए भी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आशा वर्कर का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, आशा वर्कर का दूसरा नाम भी आपसे क्या है पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य देखो आशा वर्कर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। गांव में दूर दराज के क्षेत्रों का जैसे जिक्र करते हैं तो आशा वर्कर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके स्वास्थ्य विभाग का, नर्सिंग का जैसे हम जिक्र भी करते हैं ना, इसके जन्म भी हम अगर जन्म का हम जिक्र करते हैं, ऐसा ही हुआ था। खासकर क्रीमी युद्ध का आपने जिक्र सुना होगा। क्रीमी युद्ध में जो घायल हुए सैनिक थे तो उनको लाभ नहीं मिल रहा था किसी तरह का, मतलब सहायताएं नहीं मिल रही थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो आपने नाम सुना होगा, आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता कौन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इसको। आधुनिक नर्सिंग का भी थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं यहीं पर भी आपका, आधुनिक नर्सिंग, आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता तो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता जो है, जन्मदाता तो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी। ठीक है भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लाल रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी, भारत की उदारक की संज्ञा दी थी। आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, कभी इत्तेफाक से जाना पड़ जाता है तो वहां पर आपने एक लालटेन ली हुई औरत की फोटो देखी है, लालटेन ली हुई एक औरत की फोटो देखी तो वो किसकी है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है। किसकी जन्मदाता है, वो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है। क्रीमी युद्ध में घायल हुए सैनिकों का उसने क्या किया था, इलाज किया था सेवा भाव के साथ। उसको जरूरत नहीं थी ऐसी, उसके घर वालों ने तो विरोध भी किया था उसका नर्सिंग जो की तरफ जब जा रही थी, परंतु फिर भी उन्होंने कहा था भी मेरे को क्या आता है, आनंद आता है इस सेवा के अंदर, लोगों के जो दुख हरना क्या है मेरा पेशा बन गया। इसीलिए आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और ये वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसने लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी, भारत का उदारक की संज्ञा की दी। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा हरियाणा में भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कई ऐसे संस्थान है जैसे जिक्र करते हैं, जैसे श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, श्री कृष्ण पूछा जा सकता है, श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद कॉलेज भी। ठीक है भी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। आपको ध्यान हो कहां पर है ये श्री कृष्ण, ये है आपका केयू के कुरुक्षेत्र में। कब स्थापित हुआ था, 1975 में, 1975 में। परंतु हाल ही में इसको क्या है, हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। अभी क्या दे दिया, विश्वविद्यालय। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद जो कॉलेज है उसको क्या बना दिया, आयुष यानी आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। अभी ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किस जिले में, आपका तो कुरुक्षेत्र में। अब आपसे पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया तो इसके विषय कौन है, बलदेव भी। कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए, बलदेव कुमार भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बलदेव कुमार जो है, ये चीज क्लियर करो। जैसे राई उस दिन मैंने पढ़ाया था, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उस बना दी। राई जो खेल कूद स्कूल था उसको सोनीपत में, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। वीसी किसको बनाए थे, कपिल देव।
अगर इस कॉलेज को भी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके वीसी कौन है, बलदेव कुमार भी, बलदेव कुमार। और बलदेव कुमार को आपको ध्यान होना चाहिए आयुर्वेद में इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त किए, इसीलिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया हुआ है, धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला हुआ है, धन्वंतरी इनको पुरस्कार मिला हुआ है। और आयुर्वेद में ही द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आयुर्वेद मैंने बहुत बार बताया है, रोग से संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए, रोग निवारण से संबंधित है, रोग है निवारण से। और किसका उपवेद है, ये ऋग्वेद का भी, ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, विश्व की सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी आपकी, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका, आयुर्वेद है। ठीक है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए, इनको क्या मिला है, द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड मिला है बलदेव कुमार को। इनको धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला हुआ है। वर्तमान समय में ये जो आपका आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में उसके वीसी है भी, क्या है ये वीसी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप क्लियर करो, बहुत बढ़िया है भी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भी आयुर्वेद जो है, इसके आयुर्वेद और आयुष के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर का जैसे जिक्र करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, बाबा रामदेव है भी। ठीक है, बाबा रामदेव क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट जो पूछा हुआ है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जैसे जिक्र करते हैं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, तो ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी है और कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है, पर भी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी कहां पर है ये आपका, ये रहेगा आपका करनाल में भी। ठीक है, अंतरिक्ष परी के रूप में जाना जाता है कल्पना चावला को। और कल्पना चावला की याद में ही करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है और कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 100 एकड़ में जैसे जिक्र करते हैं, 100 एकड़ इसके लिए आवंटित की गई है जमीन का, जैसे जिक्र करते हैं एकड़, और 100 करोड़ रुपए भी एक बार किया है, 100 करोड़ रुपए के साथ इसकी क्या हुई है, घोषणा हुई है। ये चीज भी आप क्लियर है कर सकते हो। यहां पर जैसे मेडिकल कॉलेज का हम जिक्र करते हैं तो कितने 750 बिस्तर का भी, 750 बिस्तर का क्या है मेडिकल कॉलेज है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से आते वक्त कोलंबिया दुर्घटना यान में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहां हुआ था, करनाल में। ये चीज आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब करनाल जो मैंने बताया ना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपको गांव दे दें, अगर सपोज करो कुटेल गांव में, किस गांव में है, जो ये स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो बन रहा है ना वो कुटेल गांव में, जैसे मैंने अंजनी स्थल का जैसे जिक्र किया था बागवानी विश्वविद्यालय का, अगर गांव से भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं जिला पूछिए, आपको जिले के साथ साथ उस गांव का भी पता होना चाहिए जिस गांव में क्या किया जा रहा है वो विकसित किया जाए। हो सकता है आपसे पूछे भी भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर है, फतेहाबाद पढ़ ले, हो सकता है वो फतेहाबाद न दे, कुम्हारिया गोरखपुर भी दे सकते। तो सभी चीजें हमें क्या है बारीकी से भी क्या करनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए। एक आपको ध्यान होना चाहिए असनखा मेवाती का जैसे जिक्र करते हैं, असनखा मेवाती भी, असनखा मेवाती मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। असनखा मेवाती मेडिकल कॉलेज आपका है नल्लड़ में भी, कहां पर है, नल्लड़ नू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है भी। हसन खां मेवाती सरकारी यानी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है वो हरियाणा के किस जिले में है, नू में। अगर स्थान का अगर पूछे तो पूरा क्या है आपका नल्लड़। ये भी पूछा जा सकता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। ठीक है भी, एमएमसी बोलते हैं इसको, MAMC, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है, मैंने आपको बहुत बार कहा है भी। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, ये आपका है अगरवा में भी, कहां है आपका, अगरवा, जिक्र करते हैं अगरवा हिसार भी। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा सकता है तो NH9, परंतु हाल ही में ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था वो NH9 को भी अब HSSC क्या मान रही है, अभी तक वो ओल्ड ही मान रही है, NH10 ही मान रही है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी NH9 के ऊपर स्थित है, परंतु ग्राम सचिव में जो एक क्वेश्चन आया हुआ था HSSC ने इस 9 को ओल्ड ही माना है, अभी तक क्या माना है, NH10 ही माना है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 माना है।
ठीक है, यानी HSSC अभी तक अपडेट नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग जरूर भारत के परिवहन और जहाज रानी मंत्रालय ने अपडेट कर दिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, परंतु HSSC अभी तक अपडेट नहीं हुई है। इसीलिए तो मैं सभी बच्चों को कहता हूं बार बार है, हो सकता है वो क्या पूछे भी, ठीक है भी, परंतु हमें एक आधार मान के तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, हमें एक आधार मान करें तैयारी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब स्थापित हुआ था महाराजा अग्रसेन? ये 1990 में भी, 1990 में, ठीक है। जिंदल परिवार का जैसे हम जिक्र करते हैं, बड़ा हाथ है नवीन जिंदल का जैसे जिक्र करते हैं, ओपी जिंदल का जब हमें जिक्र करते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के ऊपर। अग्रवा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? अग्रोदक था। और अग्रवा में आपको ध्यान होना चाहिए, एक 9वीं शताब्दी की एक ईंट मिली है जिसके ऊपर संगीत के साथ अक्षर। मैंने बहुत बार आपको, खास करके मेरी 8 घंटे की जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी उसके बारे में दी है, ठीक है। उसको भी आप देखने का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, एक आपका अगर जिक्र करें इस चीज के बारे में, एक है पीजीआई रोहतक भी, पंडित भगवत दयाल का जैसे जिक्र करते हैं ना, पीजीआई रोहतक, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, ठीक है भी। पीजीआई रोहतक, अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, हरियाणा का बड़ा मेडिकल कॉलेज पूछे भी, बड़ा मेडिकल कॉलेज, तो बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका है पीजीआई रोहतक में, पीजीआई रोहतक इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए भी। यानी पोस्ट ग्रेजुएट पंडित भगवत दयाल का जैसे जिक्र करते हैं ना, पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कहां पर? आपका रोहतक में, ये एक मेडिकल कॉलेज है। और रोहतक में आपको ध्यान होना चाहिए पंडित भगवत दयाल शर्मा एक हेल्थ विश्वविद्यालय भी क्या है? हेल्थ विश्वविद्यालय भी, ये चीज आपको क्लियर नहीं। यानी रोहतक में आपका पीजीआई भी है, IIM भी है जैसे जिक्र करते हैं, और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय भी है भी, यानी विश्वविद्यालय भी है। और एक आपसे डेंटल कॉलेज का भी हम जिक्र करें भी, यानी हरियाणा में डेंटल कॉलेज कहां पर है? तो डेंटल कॉलेज भी आपका कहां रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी जिसे जिक्र करते हैं तो वो भी कहां पर? आपका रोहतक के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज है वर्तमान समय में, तो 13 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है भी। पहले कितने थे आपको ध्यान होना चाहिए, पहले क्या थे? 10 थे, 10 में 3 अन्य और जोड़ने के बाद अब इनकी संख्या कितनी होगी? मेडिकल कॉलेजों की संख्या 13 होगी, ठीक है भी। हो सकता है अगर आपको 13 ऑप्शन ना देना तो किस ऑप्शन के ऊपर जाना? आपको 10 ऑप्शन के ऊपर जाना है। अगर 9 दे दे, 8 दे दे, 7 दे दे और 10 दे तो 10 के ऊपर जाना है। अगर इसके साथ आपके 13 बना दे तो 13 के ऊपर जाना है, ठीक है। पहले क्या थे? इनकी संख्या 10 थी, पर 3 और जोड़े गए थे। 3 और जोड़े जाने के बाद में शीर्षा का जैसे जिक्र करते हैं और भी, तो ये 3 जोड़े जाने के बाद में इनकी संख्या कितनी होगी? हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 13 होगी भी। कितनी संख्या होगी? 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। अब ये जो 3 है ना, इन तीनों को क्या मिली है? मंजूरी मिली है। तीनों को क्या मिली है? अभी मंजूरी पूरे तो नहीं हुए, परंतु संख्या कितनी होगी हरियाणा में अभी तक? 13 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो आपका है वीपीएस का बहुत बार जिक्र आता है, ठीक है भी। वीपीएस यानी भगत फूल सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, वीपीएस का बहुत बार जिक्र आता है, खास करके रिपीट भी बहुत हुआ ये क्वेश्चन भी आपका। यानी वीपीएस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन भी, वीपीएस है मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन भी, ठीक है भी। ये है आपका भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। इसकी स्थापना का जैसे जिक्र करते हैं 2006 में भी। वीपीएस का मतलब जैसे जिक्र करते हैं ना, ये ना सोचना वचपन पब्लिक स्कूल, वीपीएस मतलब है वचपन पब्लिक स्कूल नहीं, वीपीएस मतलब होता है भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ये ध्यान होना चाहिए। कहां पर है? जैसे जिक्र करते हैं खानपुर कला, और कहां है ये खानपुर कला? आपका सोनीपत में भी। कहां है आपका? सोनीपत, इंपॉर्टेंट है।
एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम जिक्र करें उत्तर भारत में आजादी के बाद खोला गया महिलाओं का पहला जो मेडिकल कॉलेज है वो कौन सा आपका वीपीएस है। वीपीएस यानी महिलाओं के लिए उत्तर भारत में आजादी के बाद पहली बार खोला गया जो महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज जो है वो कौन सा आपका वीपीएस है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1914 जिसे आपको ध्यान होना चाहिए 1914 में लेडिंग होर्डिंग महिला वुमेन कॉलेज की स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर, परंतु इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। उत्तर भारत का जरूर मानते हैं भी, पहले जैसे जिक्र करते तो 1914 में था लेडिंग होर्डिंग दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु आजाद भारत का जैसे जिक्र करते हैं आजादी के बाद भारत में जो खोला गया था पहला वुमेन कॉलेज जो है आपका मेडिकल वुमेन कॉलेज जो है वो कौन सा है आपका वीपीएस, खानपुर कला सोनीपत का जैसे हमने जिक्र करना है। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च कहां पर स्थित है, ये आपका पंचकुला में है भी, ठीक है भी। यानी भारत में जितनी भी तरह की जो विधियां हैं, एलोपैथिक का जैसे जिक्र करते हैं, अंग्रेजी का जैसे जिक्र करते हैं, सीधा करते हैं, आयुर्वेद का जैसे जिक्र करते हैं, तो तरह तरह की जो विधियां हैं इलाज करने की, उन विधियों से संबंधित अगर आपका विश्वविद्यालय जो संस्थान रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर आपका पंचकुला के अंदर, कहां पर आपका पंचकुला के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज और भी ध्यान होना चाहिए, जैसे हम जिक्र करते हैं एम्स की स्थापना हुई है भी हरियाणा में भी, या राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा में है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। बाड़सा झज्जर का जैसे जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए एम्स जो है आपका एम्स जो है वो दिल्ली में है भी, कहां पर आपका दिल्ली में भी। इसी के विस्तार का आपको ध्यान होना चाहिए, इसी का विस्तार किया गया है। और एक एम्स सेकंड भी, एम्स सेकंड कहां पर है, झज्जर में खोला गया भी, कहां पर है झज्जर। और झज्जर में जैसे जिक्र करते हैं तो बाड़सा, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितनी एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की गई है, 300 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की गई। एम्स की फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी। क्या फुल फॉर्म होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कहां पर है आपका, नई दिल्ली के अंदर। इसी का विस्तार करते हुए हरियाणा के अंदर भी आपको ध्यान होना चाहिए, एम्स की स्थापना की गई है। कहां पर है, बाड़सा झज्जर में। कब इसका उद्घाटन किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी नींव रखी गई थी जनवरी 2014 में भी, पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। और यहीं पर बाड़सा का जैसे मैंने जिक्र किया ना, बाड़सा, यहीं पर आपका 600 बिस्तर का भी, कितने बिस्तर का, 600 बिस्तर का क्या है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी गई भी, ठीक है भी, की आधारशिला रखी गई। कब रखी गई थी इसकी आधारशिला, राष्ट्रीय कैंसर जो संस्थान है इसकी आधारशिला रखी गई थी 2014, जनवरी 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट करो, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेड क्रॉस से संबंधित भी, ठीक है भी। एक राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान भी है हरियाणा में, जैसे जिक्र करते हैं भी, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान भी। कहां पर है ये, हाँ जी, मानेसर भी, ठीक है भी। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान का हम जिक्र करते हैं तो गुड़गांव में पढ़ोगे ज्यादातर, कहां पढ़ोगे आप, गुरुग्राम मानेसर, ठीक है भी। इसके बाद में चलो एम्स का हम जिक्र कर रहे थे, रेड क्रॉस का भी एक ध्यान आना चाहिए, रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस का जैसे जिक्र करते हो सकते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेड क्रॉस भी। रेड क्रॉस क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है भी, क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। किस क्षेत्र में जो काम करती है आपको ध्यान होना चाहिए, मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना भी। इसका जो उद्देश्य क्या है, मानवीय जिंदगी व, यानी इसका उद्देश्य जैसे जिक्र करते हैं, उद्देश्य तो मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना भी, क्या है, सेहत को बचाना क्या है, इसका उद्देश्य है भी। आपको ध्यान होना चाहिए। इसका मुख्यालय का स्थापना जैसे जिक्र करते हैं तो इसकी 1863 में, यानी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1863 में। मुख्यालय का जैसे जिक्र करते हैं भी, मुख्यालय कहां पर है इसका,
जिनेवा। कहां पर मुख्यालय? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय 1863 में इसकी स्थापना की थी सर हेनरी ड्यूनांट ने भी। सर हेनरी ड्यूनांट ने भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। ये तो विश्व स्तर पर आप पढ़ रहे थे। अगर भारत में अगर आपसे पूछे भी भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी रेड क्रॉस की, तो 1920 में। भारत में जो इसकी शाखा खोली गई थी वो 1920 में इसकी शाखा खोली गई थी, और उसी 1920 की जो शाखा को 1992 में क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। कई किताबें आपको ये दिखाएगी भी भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1992 में भी आपको कई जगह मिलेगा, परंतु स्थापना 1920 में हुई थी, और उसी 1920 को संशोधित कब किया गया था? 1992 में। 1992 में। अगर आपसे पूछे हरियाणा से संबंधित है, तो हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी कब से काम कर रही है? 1966 से भी। कब से काम कर रही है? जब हरियाणा अलग बना, एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब हरियाणा में क्या कर रही है? आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है। आपको ध्यान होना चाहिए, हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। किया ना? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी भी, रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या है? वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया भी। वाइस चेयरपर्सन भी, वाइस चेयरपर्सन है नियुक्त किया है किसको? सुषमा गुप्ता को भी। किसको? सुषमा गुप्ता भी। अब सुषमा गुप्ता कहां से संबंध रखती है? पूछा जा सकता है। फरीदाबाद से भी। फरीदाबाद से। एक समाज सेवी है भी, एक समाज सेवी को से प्रभावित होके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके नाम की सिफारिश की, और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने इनके नाम पर मोहर लगा दी, और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन इनको नियुक्त कर दिया सुषमा गुप्ता भी। किस जिले से संबंध रखती है? आपसे फरीदाबाद से। सामाजिक कार्य करता है भी। क्या है? एक सामाजिक कार्य करता है। इसके अलावा सर हेनरी ड्यूनांट का जैसे मैंने जिक्र किया था, अब हर साल क्या बनाते हैं हम? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाते हैं ना? ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाते हैं। याद किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दिवस। यानी हर साल 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर हेनरी ड्यूनांट का जैसे जिक्र करते हैं, इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। 8 मई 1828 को। तो इन्हीं के जन्मदिन को 8 मई को हम क्या बनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि विश्व में रेड क्रॉस की स्थापना सबसे पहले किसी ने की थी? तो सर हेनरी ड्यूनांट ने की थी 1863 में। वैसे मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है आपको 1863 का जैसे जिक्र करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी 1863 में हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। बहुत सी ऐसी श्रृंखला है, कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तब आपको इन चीजों का हमें जिक्र करेंगे। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। विश्व स्तर पर भी क्या इसके उद्देश्य हैं? स्थापना मुख्यालय का। भारत में भी कब आई थी? कौन संस्थापक थे? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाते हैं? हरियाणा में जैसे जिक्र किया था, खास करके ये वाइस चेयरमैन जो नियुक्त की गई सुषमा गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं एम्स का जैसे जिक्र किया। अब हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में 2-3 ऐसी योजनाएं लागू की है। खास करके एक तो हरियाणा के अंदर प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां पर की है, या दूसरा, ठीक है भी, यानी हरियाणा में प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां पर की गई है, हरियाणा में दूसरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां की? तो ये चीज भी आपको क्लियर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन थे भी। अभी इतने करंट के भी नहीं है भी। पीछे बृजपाल सर ने आप बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके जो पीडीएफ बनाई, उन पीडीएफों में इनके बारे में जानकारी दी हुई है भी। तो जिक्र करें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जैसे जिक्र करते हैं। अनिल विज ने प्रथम प्लाज्मा बैंक कहां खोला भी, कहां इसका उद्घाटन किया भी? प्रथम प्लाज्मा बैंक का जैसे जिक्र करते हैं, प्लाज्मा बैंक में। तो प्रथम प्लाज्मा बैंक जो खोला गया है आपका, ये पीजीआई
रोहतक में भी, ठीक है, पीजीआई रोहतक। अगर आपसे पूछे भी दूसरा कहाँ खोला गया है, तो दूसरा आपका फरीदाबाद भी, कहां पर आप पढ़ोगे, फरीदाबाद। अगर आपसे पूछे भी देश में, ये तो हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, भी किसका जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा। हरियाणा में प्रथम प्लाज्मा बैंक है पीजीआई रोहतक, दूसरा आपका फरीदा। देश में जैसे जिक्र करते हैं भी देश में प्रथम है प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया था, तो ये खोला गया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर खोला गया था, नई दिल्ली में। यकृत एवं पित्त, यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान भी, विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भी, नई दिल्ली में देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक खोला गया था। हरियाणा में पीजीआई रोहतक, दूसरा फरीदाबाद। उद्घाटन हरियाणा में किसने किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। और इसके उद्घाटन के साथ ही अनिल विज ने कहा था भी अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना से ठीक होने के बाद 14 दिन के बाद वो क्या कर सकता है, अपनी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, अपनी प्लाज्मा दान कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोरोना का जिक्र आया तो मेरे को ध्यान आया इस चीज़ के बारे में। कोरोना यानी कोरोना का जो पेशेंट है, कोरोना का जो पेशेंट है ठीक होने के 14 दिन बाद क्या कर सकता है, 14 दिन बाद अपनी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो कोरोना योद्धा समान का जैसे जिक्र करते हैं, समान, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कोरोना योद्धा समान समारोह आयोजित किया गया था, तो ये आपका रहेगा रेवाड़ी भी। कहां रहेगा आपका, रेवाड़ी। यानी हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोरोना योद्धा समान समारोह आयोजित किया गया था। और कोरोना काल के अंदर जिन्होंने भी अपना अद्भुत कार्य दिखाया, अपना अद्भुत कार्य किया स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, उन योद्धाओं को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पूछा जा सकता है भी हाल ही में हरियाणा के किस जिले में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह हुआ था, तो आपका रेवाड़ी भी। कहां पर हुआ था, रावेड़ी। अब जैसे मैंने जिक्र किया था अनिल विज का, जैसे जिक्र किया था अनिल विज से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनिल विज का क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि अनिल विज ने इस कोरोना काल में ई संजीवनी ओपीडी का भी शुभारंभ किया था। भी किसका किया था, ई संजीवनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान करना, ई संजीवनी ओपीडी भी। ई संजीवनी ओपीडी का भी क्या किया था, इन्होंने शुभारंभ किया था। किसने, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दिमाग में ये आ रहा है जब क्या है ये ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का जो मरीज है वो घर बैठा ही ई संजीवनी ओपीडी पर अपना पंजीकरण करवा के घर बैठा ही चिकित्सकों से क्या ले सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है, परामर्श। क्योंकि कोरोना काल में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, घर से निकलना मना है, इसीलिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई थी। इसके ऊपर अपना पंजीकृत करवा के क्या ले सकते हैं, डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी योजनाएं हैं, खास करके प्रथम प्लाज्मा बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना योद्धा सम्मान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं ई संजीवनी ओपीडी का, जैसे जिक्र करें, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम जिक्र कर रहे थे कुछ हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जैसे जिक्र किया था, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की थी जो हो सकता है आपके फीमेल सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछे जाए इनसे संबंधित, स्टाफ नर्स का और लेब अटेंडेंट में भी इनसे संबंधित क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस क्लास की आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी, ठीक है। यानी जितनी भी हमारी जो आपकी पीडीएफ जो मिलती है वो पीडीएफ जो है ना वो कहाँ पर मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल। अगर किसी भी तरीके की कोई और भी बात करनी है, शिकायत है, कोई और कुछ आपकी दुविधा है, तो आप 97 287 83 420, ठीक है भी, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विरजपाल सर का नंबर है। किसका नंबर है, ये विरजपाल है सर का नंबर है। अभी विरजपाल सर से क्या कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तब। नहीं तो आपको पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ आपको वहीं से सभी की सभी मिलेगी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत भी।